साथियों, आज हम एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच सुजिस का ये नवीनतम अंक लेके। अप्रैल 2022 का राजस्थान सुजिस का जो अंक है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आपको ये देखनी है कि ये पंचायती राज विशेषांक है। तो जो वीडियो मेंस के जो लोग हैं, जो वीडियो मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो आप पूरा देखें इसको। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। राजस्थान सुजिस का ये अंक जो मुख्य रूप से पंचायती राज विशेषांक पे आधारित है। देखिए, सबसे पहले इसमें है ना, पहला है गणगौर की सवारी। आपको इसमें अपनी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें वो अपन देखेंगे। तो दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी जो है वो कहाँ की, इसमें पूरे में जो लिखा हो मेन फैक्ट ये है कि ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और इसी गणगौर की सवारी को देखने के लिए ही जो है वो महाराणा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। और वो इसलिए कराया था कि रानियां जो है वो वहाँ बैठ के गणगौर की सवारी देख सके। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, फाल्गुन जो पूर्णिमा है, उस फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाते हैं। और उसके जस्ट 17-18 दिन बाद में, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये नाम याद रखना आपको, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, इसको जो है वो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और हिंदू जो त्योहार हैं उनमें ये सबसे अंतिम त्योहार माना जाता है। और इसलिए ये कहते हैं कि तीज तिवारा नीसरी और लेडू भी गणगौर, ये इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखनी है, तिथि इसकी याद है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, ये पूरा का पूरा जो जयपुर में त्योहार मनाया जाता है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ दी हुई है फोटोग्राफ्स के माध्यम से। अब देखिए, जैसे गर्मियों का मौसम है तो अगला जो आर्टिकल है वो है गर्मियों में जन जन तक पेयजल पहुंचाने की तैयारी। गर्मियों में जन जन तक पेयजल, और इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, आपको ये प्रयास जो है वो एक बार नोट आउट करने हैं। क्योंकि जैसे RS मेंस में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फिर इस तरह से ये टॉपिक अपने को लिखने पड़ते हैं। और इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में लिख के जब अपन उनको आगे लिखते हैं ना, तो उसमें अपने को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो देखेंगे। सबसे पहले देखो, जल परिवहन हेतु 11,580 लाख मंजूर किए। पानी की किल्लत को देख के सरकार के पास दो ऑप्शन थे। और उसमें से पहला ऑप्शन था टैंकर के माध्यम से जल परिवहन करके लोगों तक पेयजल पहुंचाना। और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर टैंकर के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस जल की उपलब्धता हेतु सरकार ने जो है वो कितने रुपए स्वीकृत किए हैं, 11,580 करोड़ रुपए, जो टैंकर और दूसरा एक वाटर ट्रेन, टैंकर और वाटर ट्रेन, दो माध्यमों से जल जो है वो परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाटर ट्रेन के लिए आप जिला लिख सकते हो, पाली जिला जो है उसमें वाटर ट्रेन चलाई जा रही है। जोधपुर से ट्रेन में पानी लाके पाली को सप्लाई किया जा रहा है। और टैंकर जो है वो प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरित किए जा रहे हैं। तो वाटर ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान रखें। फिर यह है कि हर माह वरिष्ठ इंजीनियरों की विजिट, प्रत्येक महीने जो है जो एक्सन है, AN है, SC है, उनके द्वारा जो है वो विजिट की जा रही है ताकि पानी की जो सुचारू उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके। तो हर माह विजिट होगी। फिर जल स्रोतों की जांच हेतु अभियान, जो पुराने जो जर्जर पड़े हुए जल स्रोत हैं उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है कि क्या ये उपयोगी हो सकते हैं। जो नकारा जल स्रोत है उनकी सफाई करवाना वाकई इसमें आता है। फिर जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग का जिम्मा, और संपूर्ण जिले के अंदर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जो मॉनिटरिंग का कार्य है वो कलेक्टर को दिया गया है। और उनके माध्यम से वो जो अपने SDOs के माध्यम से, अपने BDOs के माध्यम से, अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करके और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि किस क्षेत्र में पानी की कमी है और वहाँ क्या करना है। और टैंकर जो है उसकी स्वीकृति का जो चार्ज है वो SDOs को दिया गया है। उपखंड अधिकारी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जो है वो टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तो स्वीकृतियां जारी करते हैं। SDRF फंड में वो स्वीकृतियां जारी होती है। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस जो फंड है, राज्य आपदा मोचन निधि,
उसके अंदर से जो है वो ये एसडीओ को पावर है कि वो टैंकर करते हैं। और एक है नियंत्रण कक्ष की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे पानी की उपलब्धता नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता, तो जिला स्तर पे नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं? जिला स्तर पे। और उनके जो मोबाइल नंबर हैं, उन मोबाइल नंबर को प्रसारित किया गया है। किसी भी आदमी को यदि पेयजल की उपलब्धता से संबंधित कोई समस्या होती है तो वो आसानी से इन मोबाइल्स पे जो है वो कॉल करके और अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। क्विक रिस्पांस होगा और उसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि वहाँ तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो ये जन जन तक पेयजल पहुँचाने के लिए सरकार के प्रयास थे। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना नेक्स्ट है आईपीडी टावर। आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान में चिकित्सा क्षेत्र को मिलेगी नई बुलंदी। ये जो आईपीडी टावर है, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये कहाँ स्थापित किया गया है। आईपीडी टावर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है और जयपुर के एसएमएस जो हॉस्पिटल है, उस एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर स्थापित किया जा रहा है। और इस आईपीडी टावर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें अभी अपन इसमें देखेंगे। 588 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में तैयार हो रहा है, ठीक है। और राइट टू हेल्थ, स्कूलों की स्वास्थ्य शिक्षा और हर गांव तक स्वास्थ्य पहुंचाने का प्रयास। ये जो सरकार जो है उसका जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट करे, जो प्रयास कर रही है, उसके बारे में लिखा है। और उसी क्रम में एक नया कदम है। एक तो आपको बजट याद रखना, 588 करोड़। और स्थापना कहाँ की जा रही है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, आईपीडी टावर, ठीक है। तो अब इसमें इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि आईपीडी टावर में क्या क्या चीजें हैं वहां पे। देखिए, सबसे पहले 588 करोड़ की लागत से जयपुर में तैयार हो रही है, ये बात अपन कर चुके हैं। अब देखिए क्या है, अशोक गहलोत के निर्देशन में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, पहले वो प्रयास यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज। पहली चीज ये है कि सरकार क्या कर रही है कि स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख तक का प्रत्येक परिवार को वार्षिक निःशुल्क इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस योजना में जो शामिल परिवार हैं, इनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जा रहा है। क्योंकि जो भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में है और यदि उनमें कोई दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का ये बीमा भी दिया जा रहा है, ठीक है। और प्रदेश के हर गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में, देखिए प्रत्येक गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, ये तीसरा पॉइंट है अपना। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 1 अप्रैल से ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई। यानी अब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो किसी प्रकार का 1 रुपया भी वहां देने की जरूरत नहीं है। सभी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं निःशुल्क दे दी गई हैं। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में 588 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी जो टावर है वो तैयार किया गया। कितने रुपए की लागत से? 588 करोड़ रुपए की लागत से। और इसके साथ एक हृदय रोग संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए, पहली चीज क्या है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवाया गया है। जो परिवार उससे जुड़ा हुआ है उससे 5 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ 1 अप्रैल से जो है वो सभी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी को निःशुल्क कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एसएमएस हॉस्पिटल जो परिसर है उसके अंदर 588 करोड़ रुपए की लागत से एक आईपीडी टावर और इसके साथ साथ एक हृदय रोग संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सरकार के द्वारा कुछ इनोवेशन किए गए हैं, महत्वपूर्ण से रूप से आप इनको याद रखने हैं। क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाता है तो निम्न में से कौन से प्रयास सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए वो दिया जाता है और फिर एक पॉइंट दिया जाता है। उसमें से आपको जो है वो सही है उसको छांटना होता है। तो वहाँ आपको एक फैक्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए। और मेंस की दृष्टि से जब अपन आंसर लिखेंगे तो मेंस में आंसर लिखते समय तो अगर आप ये डालते हो
तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें फैक्ट आपको डालने होते हैं और ये फैक्ट यहीं से आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो टावर बन रहा है इसकी क्या विशेषता है, 116 मीटर ऊंचा है। सबसे पहला चीज तो ये आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 116 मीटर है, और इसके ऊपर हेलीपैड की सुविधा भी है। यानी किसी को मरीज को अगर एयर लिफ्ट किया जाता है, अगर किसी पेशेंट को एयर लिफ्ट किया जाता है तो उसकी सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। 1200 बेड होंगे इसमें, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 4 कैथ लैब और 10 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ेंगे। ये देखो ये जो फैक्ट है ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्टिव में नहीं पहुंची जाती, लेकिन जब मेंस आप लिखोगे तो मेंस में अगर आप ये चीज़ें डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है, वो आपका आंसर डेकोरेटेड लगता है और उसमें फिर आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है। तो आपको याद रखना है इसकी हाइट पूछी जा सकती है। 116 मीटर ऊंचा है, 1200 बेड है, साथ में हेलीपैड है, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब और 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी इसमें बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टावर है वो 32 महीने में, आगे जो 32 महीने हैं उसमें सरकार के द्वारा कंप्लीट तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जनता को सेवाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। और आउटडोर मरीजों की संख्या प्रतिदिन लगभग कितनी है, 15,000। SMS हॉस्पिटल में अभी कम से कम 15,000 मरीज आ रहे हैं, तो उन सबको जो है वो इसकी सुविधा मिलेगी। तो ये IPD टावर जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। महत्वपूर्ण चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, जयपुर में बन रहा है, 588 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 116 मीटर ऊंचा है, 20 ऑपरेशन थिएटर है, पैड भी है, कैथ लैब भी है, OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उनकी संख्या कितनी है, 100। और इसके साथ सरकार ने क्या क्या प्रयास इसमें किए हैं वो है। अब चलते अपन आगे। अब देखिए इस IPD टावर जो बन रहा है इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये जो IPD टावर बना है इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। ये टावर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। अब कौन कौन सी सुविधाएं इसमें होगी, आम जनता के लिए एक थिएटर और प्रतीक्षालय कक्ष बनेगा। देखिए लोग जो है वो वेटिंग करते हैं, बैठे बैठे इंतजार करते हैं, मरीज के साथ आते हैं, उनके लिए एक प्रतीक्षालय बनेगा और उसमें थिएटर बनेगा ताकि वो बोर नहीं हो और वो आराम से बैठकर अपना समय व्यतीत कर सके। इसके साथ फूड आउटलेट, खाने की उपलब्धता हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन काउंटर और फार्मेसी, मेडिकल की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। इस टावर की जो पहली मंजिल होगी उस पर संगोष्ठी कक्ष, मेडिकल साइंस गैलरी और एडमिन ब्लॉक होगा। देखिए संगोष्ठी कक्ष इसमें कि सारे डॉक्टर बैठ के मीटिंग कर सकेंगे, और मेडिकल साइंस गैलरी जहाँ पे अनेक प्रकार की जो है वो संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनका फायदा ये होगा कि कुछ नवाचार जो है वो इस क्षेत्र में हो पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी मंजिल है इस पे रेडियोलॉजी सेवा, डायग्नोस्टिक, MRI, CT स्कैन ये मिलेंगे। यानी जो जांच से संबंधित कार्य, जो जांचें हैं वो सारी की सारी कौन सी मंजिल पे मिलेंगी, दूसरी मंजिल पे मिलेंगी। तीसरी मंजिल पर 6 ICU बेड होंगे। थर्ड जो मंजिल होगी उसमें ICU बेड होंगे। चौथी मंजिल पर पोस्ट और प्री ऑपरेटिव वार्ड होगा। चौथी मंजिल पे वार्ड होंगे जिसमें लोगों को भर्ती किया जाएगा, और इस तरह सभी मंजिलों पर आवश्यकता अनुसार कमरे बनाए जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन, लैब एरिया और वेटिंग एरिया के लिए भी प्रावधान रखा गया है। सामान्य बिस्तर, डिलक्स कमरा, अलग अलग टाइप की, मतलब सारी सुविधाएं, जैसा एक साधारण चीज़ से लेकर और VIP तक कंप्लीट सुविधाएं, जहां अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जैसे जांच है, भर्ती करना है, और अपनी सारी सुविधाएं इसमें होंगी। SMS प्रांगण में हृदय रोग संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा, जहां से हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो इसमें देखी जाएगी। तो ये जो IPD टावर होगा इसमें OPD हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जांच और दवा, थिएटर, संगोष्ठी कक्ष, ठीक है, ये सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर आपने को देखने को मिलेगी। और 588 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तैयार किया जा रहा है हृदय रोग संस्थान। हृदय रोग संस्थान का भी निर्माण इसके साथ साथ किया जा रहा है। अगले 32 माह में, आपको याद रखना है 32 माह सरकार का टारगेट है कि 32 महीने के अंदर जो है वो तैयार होकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके आगे इसमें क्या है, डॉक्टरों की याद में मेडिकोज मेमोरियल। डॉक्टरों की याद में मेडिकोज मेमोरियल। देखिए कोरोना के दौरान जो है वो खूब डॉक्टरों ने अपनी जानें गंवाई है। कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों की याद में
आईपीडी टावर में मेडिकोज मेमोरियल बनाया जाएगा। देखिए, जहाँ पे उनकी फोटोएं लगाई जाएगी, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लगाया जाएगा, ताकि चिकित्सा कर्मियों के परिवारों को दर्द को ये सरकार द्वारा समझा गया है, और कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को ये सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाए। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान में मेडिकोज मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा, और इस मेडिकोज मेमोरियल में क्या होगा कि जिन डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई है, उन डॉक्टरों का से संबंधित उनकी तस्वीरें लगाई जाएगी, उनके द्वारा किए गए कार्य लगाए जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्री लगाई जाएगी। इस तरह से सारी चीज़ें जो वास्तव में उन डॉक्टरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये जो है वो मुख्य रूप से इस टावर में किया जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे अपन चलते हैं। देखिए, अगली है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, पहले भी अपन ने जब बजट को डिस्कस किया था उसमें अपन ने इसमें बात करी थी। तो वर्ष इसकी जो प्रारंभिक की तारीख है वो फरवरी 2019 में सरकार के द्वारा जो है वो ये स्कीम शुरू की गई थी। और इस स्कीम में क्या गया था, सहकारी संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो अनुदान, 1 लीटर दूध पर जो है वो कितना अनुदान दिया जा रहा था, 2 रुपए का अनुदान दिया जा रहा था। अब सरकार ने किसानों के दर्द को समझते हुए बजट 22-23 में जो है इसको बढ़ाकर 2 रुपए के स्थान पे कितना कर दिया, 5 रुपए कर दिया। देखिए, RS प्री और आगे जो अपनी परीक्षाएं आ रही है उन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। आप इसको याद रखें कि बजट 22-23 में जो है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है वो प्रति लीटर बढ़ा के कितना किया गया है। तो पहले 2 रुपये था, और 2 रुपये से बढ़ा के सरकार ने इसको कितना कर दिया है, 2 से सीधा 5, यानी 3 रुपये का जो है वो किसान को, दुग्ध उत्पादक को सीधा फायदा। और ये जो दरें हैं ये अप्रैल 22 से लागू कर दी गई है, बढ़ी हुई दरें अप्रैल 22 से शुरू कर दी गई। तो ये थी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। नेक्स्ट, अगला है, देखो, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के ऊपर विशेष जो है वो इसमें छपा है। नवाचारों से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, नवाचारों से संवरता राजस्थान पुलिस का चेहरा। तो अपने को ये जो है इसके अंदर दिया गया है कि सरकार ने जो है वो कौन कौन से नवाचार, कौन कौन से इनोवेशन जो है वो राजस्थान पुलिस के लिए किया है, और ये जो है वो स्थापना दिवस का फोटो यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से इनोवेशन जो है वो स्थापना दिवस पे से पहले और अब तक किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या, मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू की गई है अनिवार्य FIR पंजीकरण की नीति। सबसे पहला जो इनोवेशन आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाई सरकार के द्वारा कौन कौन से इनोवेशन किए गए, कौन कौन से नवाचार किए गए हैं, तो सबसे पहला है कंपलसरी FIR, कि आप कोई भी थाने में जाता है तो उसको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। 0 FIR जो है वो दर्ज होती है, जांच के बाद उसके ऊपर नंबर डलते हैं। तो कुल मिलाकर उनको जो है वो FIR दर्ज करनी ही पड़ती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण। आप पहले परिवादी जाते थे, उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब सरकार के द्वारा स्वागत कक्षों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, SP ऑफिस में FIR दर्ज करनी, किसी कारणवश अगर थाने में FIR दर्ज कैंडिडेट नहीं करवा पाता है तो ये निर्धारित कर दिया गया कि SP ऑफिस में भी FIR दर्ज होगी और फिर उसको थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मतलब परिवादी को कम से कम घूमना पड़े। इसके अलावा सुरक्षा सखी समूह का गठन, ये जो है महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनमें न्याय दिलाने के लिए महिलाओं की मदद करते हैं। इसके अलावा महिला डेस्क की स्थापना की गई है पुलिस थानों में। हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट। ये जो यूनिट है, इस यूनिट का काम है कि जो घृणित प्रवृत्ति के कार्य हैं, जिनमें जैसे पॉक्सो से संबंधित कार्य, तो उनके अंदर जो है उनकी मॉनिटरिंग करना और उसमें न्याय दिलाने के लिए स्पेशल यूनिट ये गठन किया गया है। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ये भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट
वीमेन, इनका गठन किया गया है। देखिए किस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को लिख सकते हो ना। आपने मेंस के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मेंस के आंसर को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप इस तरह की चीज़ें डालते हो, और आरपीएस से जब जवाब अपने आंसर की बनाती है तो वो इनको अंदर डालती है, इन फैक्ट्स को, राजस्थान पुलिस द्वारा किए गए नवाचारों को बताइए। तो वहाँ जो है ना अपन ये चीज़ें डालते हैं तो ये मैच करते हैं, और वहाँ अच्छे नंबर 10 में से 8-9 नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन किया गया है। देखो इन सारे नवाचारों का परिणाम क्या हुआ कि अनुसंधान का जो औसत समय है वो काफ़ी कम हो गया, और अपराधियों में डर कायम हुआ है, और इसके साथ पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ये सारा का सारा किससे हुआ? जो नवाचार सरकार के द्वारा किए गए उनके कारण है। अब कुछ फैक्ट जो है वो इससे संबंधित दिए गए हैं कि ये जो प्रयास किए गए उन प्रयासों का परिणाम क्या हुआ। इस्तगासों के माध्यम से दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या 33.4% से घटकर 16% रह गई। देखिए जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होने पर उस परिवादी के पास एक ही इलाज होता है कि वो कोर्ट जाए, और वो कोर्ट जाता है, वकील करता है, और उसको इस्तगासा करना पड़ता है। और इस्तगासे के माध्यम से कोर्ट के आदेश से, इस्तगासा किससे कहते हैं? कोर्ट का आदेश होता है जिसके माध्यम से एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, तो एक परिवादी को वकील करना पड़ा, उसको पैसे लगे, वो सारी चीज़ें उससे यंत्रणा हुई है ना, प्रताड़ना हुई। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए सरकार ने अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण स्कीम लागू कर दी गई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इस्तगासा से जो मुकदमे दर्ज होते थे वो 33.4% थे, और वो घट के कितने हो गए? 16% हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दो ऑप्शन मिल गए। एक तो अनिवार्य पंजीकरण, एफआईआर पंजीकरण, यानी वो उसको करना ही करना है थाने में, और थाने में नहीं करता है तो एसपी ऑफिस में भी अपन ने ये सुविधा की बात की कि एसपी ऑफिस में भी एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो इन दोनों के कारण ये जो आंकड़ा था वो 33.4% से घट के 16% पर आ गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ तो ये होगी। फिर आगे देखते हैं और कौन सा विशेष इफेक्ट इस पे पड़ा है। दूसरा देखो, अपराधों की तफ्तीश का औसत समय 274 दिन से घटकर 79 दिन आ गया। इन सारे प्रकरणों का क्या क्या फायदा हुआ कि जिन अपराधों की तफ्तीश में 274 डेज लगते थे वो 79 डेज में होने लग गए। यानी अपराधों की पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई गई और जो त्वरित कार्रवाई की गई, उससे ये अपराधों की जो इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम था वो भी 274 दिन से घटकर 79 डेज पे पहुंच गया। ठीक है, प्रदेश के अधिकतर थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं ताकि वहां आदमी लोग काम कर सकें और जाके बैठ सकें। और पॉस्को प्रकरणों में 7 अपराधियों को फांसी। ये तो कोई फैक्ट अपने को याद रखने वाली चीज़ नहीं है। तो अपने को तो दो ही चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इस्तगासे के माध्यम से पहले 33.4% दर्ज होते थे, वो आगे कितने पे? 16% पे। ठीक है, और दूसरा तो अनुसंधान में 274 दिन लगते थे, वो अब हो गए 79 डेज। तो आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी है मुख्य रूप से। ये था अपना राजस्थान पुलिस में नवाचारों से संबंधित अपना टॉपिक। अब आगे चलते हैं। अगला है देखो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन। ये राजस्थान पुलिस के जो नवाचार है उन्हीं में से एक कदम है। इसको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन पुलिस आधुनिकीकरण योजना, स्कीम का नाम है पुलिस आधुनिकीकरण योजना। इस योजना के तहत ये वैन जो है वो सरकार द्वारा पुलिस को दी गई है। देश में यानी पूरे भारत में पहली बार 71 ये संख्या MIU वैन 9 जो है MIU वैन दी, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन जो है वो 9,57,50,000 की लागत से सौंपी गई है। यानी पुलिस को जांच के लिए एक वैन दी गई है, एक गाड़ी दी गई है जो देश में पहली बार दी गई। यानी भारत के राजस्थान के अलावा कहीं पर भी इस तरह का इनोवेशन नवाचार नहीं किया गया है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वाहनों से पहली बार 80% मुकदमों की जांच एक ही दिन में पूरी होगी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ये मौके पे जाएंगी और वहाँ पे जाके उस जो अपराध हुआ है उसकी जांच करेंगे, और ये सारे इसके अंदर पूरी तरह के जो उपकरण हैं वो इसके अंदर उपलब्ध रहेंगे। सारी जांचें वगैरह ये कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि 80% मुकदमे जो हैं उनका निस्तारण, उनकी जो जांच का कार्य है वो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो देखो अभी अपन ने बात करी थी कि 274 दिन से घट के कितने हो गए? 79 डेज हो गए अनुसंधान का समय। लेकिन
इन यूनिट्स के माध्यम से, इन मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के माध्यम से ये जो टाइम है वो और भी घट के कम हो जाएगा। ठीक है, जांच अधिकारी त्वरित गति से मौके पे पहुंच पाएंगे, मतलब उनको वहाँ पहुंचना आसान होगा। और आधुनिक गजेट्स, यानी इनमें जो आधुनिक उपकरण इस यूनिट्स में लगे हुए, इस वेन में लगे हुए हैं, उनके द्वारा वहीं पे गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और गवाह फिर वापस अपने बयानों से फिर नहीं सकेंगे। मतलब अलग अलग जैसे रिकॉर्डिंग उपकरण है, कैमरे हैं, जांच उपकरण है, सारी चीज़ें इस वैन में हैं, आधुनिक गजेट्स इसमें लगे हुए हैं, उनके माध्यम से गवाहों के बयान भी वहीं लिए जाएंगे और वो फिर वापस अपने बयानों से फिर नहीं सकेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो झूठे मुकदमे हैं उन पे भी थोड़ा रोक लगेगी। और अपराधों के अनुसंधान का जो समय है वो 15 दिन से घटकर 1 दिन हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक साधारण अपराध के लिए हम 15 दिन मानते हैं, तो वो 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन वैन जाएगी उस दिन वो उस अपराध से संबंधित सारी चीज़ों की जांच करके आ जाएगी। तो अपराधों की जो अनुसंधान का समय है वो भी घट के कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। अगला जो सरकार के द्वारा किया गया है वो है सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। अब ये इसमें क्या है, वर्तमान समय में साइबर अपराधों के प्रभावी रूप से निपटने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की गई है। कि वर्तमान में जो साइबर अपराध हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए और जो अपना डिजिटल इकोसिस्टम है, यानी जो ऑनलाइन माध्यम से अपन कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर जो साइबर खतरे हैं उनसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की गई है। 50 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित कर दी गई क्या, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इसमें राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 100 व 112 को जोड़ते 500 मोबाइल यूनिट गठित करने का निर्णय लिया है। अब साइबर सिक्योरिटी जो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्थापित किया गया उसमें क्या है, इसमें 500 वैन होंगी, 500 वैन होगी। अब किसी के साथ अगर ये अपराध होता है तो वो या तो 100 नंबर पे कॉल करे या फिर 112 नंबर पे कॉल करे, दोनों में से किसी पे भी कॉल करेगा तो उसके पास ये वैन पहुंच जाएगी और वहां जाके जो है उसको ट्रेस करके और कोशिश ये की जाएगी कि परिवादी को हाथों हाथ फायदा दिलाया जाए। और ये किसकी तरफ पे, जैसे 108 एम्बुलेंस है अपने चिकित्सा विभाग में, उस 108 एम्बुलेंस की तरफ पे जो है वो इस तरह से ये 500 वैन सरकार के द्वारा शुरू इसके अंदर की जा रही है। ठीक है, अभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। इसके अलावा देखिए अभय सेंटर बनाया गया, जिला स्तर पे जो है वो अलग अलग जगह पे अभय सेंटर बनाया गया है, जिसको क्या कहते हैं, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें कैमरों से निगरानी कर रही है, पुलिस के द्वारा कैमरों से निगरानी की जाती है। तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी संख्या 10,000 सॉरी, और इस 10,000 को बढ़ा के सरकार कितनी कर रही है, 30,000 कर रही है। अब तो 3 गुना जो है वो कैमरे से निगरानी हो जाएगी। इसके साथ साथ 50 करोड़ की लागत से आपको साइबर सिक्योरिटी फॉर साइबर सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बना दिया। ठीक है, और 500 यूनिट जो है ना मोबाइल यूनिट इसके तहत काम करेगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि साइबर अपराधों पर इसके तहत रोक लगाई जा सके। अगला है, देखिए सरकार ने क्या किया, पुलिस में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी देने का कार्य किया, ताकि जो पुलिस वाले हैं वो प्रोत्साहित हो। और इसके 1-2 उदाहरण अभी अपने सामने भी आए कि सरकार अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब करौली हिंसा हुई थी अभी, उसमें कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने कर्तव्य निर्वहन के में आग से गिरे 4 लोगों की जान बचाई थी, और सरकार ने इनको क्या किया, इनको हेड कांस्टेबल पर पदोन्नति करने का फैसला ले लिया। देखो सबसे अच्छी बात है कि जो कार्मिक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। तो जो करौली हिंसा थी, उस करौली हिंसा के दौरान जो नेत्रेश शर्मा नामक कांस्टेबल थे, उन्होंने आग से 4 लोगों की जान बचाई, और इसलिए जो है वो उनको पदोन्नत करते हुए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया गया। इसी तरह से एक प्रकरण अभी सिरोही में हुआ था
सिरोही में कांस्टेबल लाबू सिंह ने सतर्कता से सीसीटीवी कैमरे की सहायता से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से बचाया। ठीक है, तो इनको भी जो है वो प्रमोट किया गया। आपको पता होगा, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो अभय सेंटर लगे हुए हैं, ये अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे कमांडिंग ऑफिसर थे उस दिन, और जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह की हरकत देखी तो उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से बच गया। सरकार ने इनको सम्मानित किया। ठीक है, इसी तरह से पुलिस दिवस पर पुलिस का खेल बजट 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। पुलिस को जो खेल बजट खिलाड़ियों के लिए जो मिलता है वो 50 लाख मिलता है, उसको भी सरकार ने कितना कर दिया, 2 करोड़ कर दिया। और इसके अलावा पुलिस के उत्सवों के आयोजन के लिए 25 लाख रुपए का जो फंड होता है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा भी कर दी है। नवाचार भी इनका। एक तो देखिए नेत्रेश्वर शर्मा को प्रमोट किया, इसके अलावा लाबू सिंह जो है कांस्टेबल, उनको भी उन्होंने सहायता दी, प्रमोट किया। इसके अलावा पुलिस का जो खेल बजट है उसको 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 करोड़ कर दिया। और जो उत्सव आयोजन के लिए फंड है 25 लाख, उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 करोड़। तो पूरी तरह से सरकार के द्वारा जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पुलिस को इनोवेट करने का यहाँ प्रयास किया गया है ताकि पुलिस जो है वो अच्छा कार्य कर सके। अब देखिए नेक्स्ट, जैसा कि अपना ये है, अपना जो टॉपिक ही है, अपना ये विशेषांक है पंचायती राज का शुभारंभ। पंचायती राज का शुभारंभ अपनी जो ये है अप्रैल की जो सुजह से वो पंचायती राज पे आधारित। अब तक जो फैक्ट, जो करंट फैक्ट थे वो सरकार की जो इनोवेशन थे वो सारे के सारे अपन ने पढ़े हैं। अब देखिए पंचायती राज का शुभारंभ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो 2 अक्टूबर कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। और संजोग ये रहा कि ये नागौर जिले में हुआ। देखिए नागौर जिले का गांव का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। गांव का नाम था बगदरी। क्या नाम था, बगदरी नामक गांव था। इस गांव का नाम आपको याद रखना, बगदरी नामक गांव था, जहां पर पंचायती राज जो है वो स्तंभ भी बना हुआ है। और इसका उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। वीडियो मेंस के जो लोग हैं वो याद रखें इस चीज़ को अच्छी तरह से, बाकी सभी को रखनी है। मैं आरएस में भी ये जो है टॉपिक अलग से पंचायती राज मेंशन किया हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में सबसे पहले भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था और इसका उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहला जो स्टेट जिसमें पंचायती राज लागू हुआ वो है राजस्थान, और दूसरा जो है वो आप इसमें याद रखना, दूसरा आंध्र प्रदेश है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा है शुरू होती है गांव की सरकार 2 अक्टूबर 1959 नागौर से। ठीक है, तो नागौर से सबसे पहले ये शुरुआत अपने हुई थी। अब पंचायती राज एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या मेन फैक्ट है इसमें। सबसे पहले अपन ने ऊपर बात कर ली, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसका प्रारंभ हुआ और जिस गांव से हुआ था उस गांव का नाम था बगदरी। बगदरी नाम याद रखना, बगदरी गांव नागौर। और एक देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको कई बार पूछ ली जाती है कि जब पंचायती राज का शुभारंभ हुआ तो राजस्थान के सीएम कौन थे। ये नाम आपको याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरह के क्वेश्चन सरकार जो है वो आरपीएससी वगैरह पूछते हैं एग्जाम में कि जब पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959, सब याद रखते हैं लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, तो उस समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और कांग्रेस की सरकार थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ गया 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ। देखिए 24 अप्रैल 1993, ये तारीख भी आपको पंचायती राज के इतिहास में याद रखनी ही रखनी है। 24 अप्रैल 1993 को जो है वो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया,
73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसके अंदर भी कौन सी व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ये भी आपको याद रखनी है। यानी सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद, त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें अपनाई गई। और राजस्थान में जो लागू हुआ, देखिए 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तो राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया, उस संविधान संशोधन के को लागू करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया, वो अधिनियम 1994 में हुआ। तो राजस्थान में है पंचायती राज अधिनियम 1994। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या क्या था? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अलग से पंचायतों के लिए, और इसमें कुल 29 विषय थे जो पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द किए गए थे। हालांकि अभी पूरे सुपुर्द नहीं किए गए हैं। 5 विभागों के 16 विषय आप इसमें याद रख सकते हैं। 5 विभागों के जो 16 विषय हैं, वो अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए हैं। 5 विभाग और 16 विषय, लेकिन पूरी जो है अपनी 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय, आपको ये याद रखना। कंप्लीट विषय पूछे जाते हैं तो 29 है, लेकिन अगर हस्तांतरित पूछा जाता है कि कितने हस्तांतरित किए गए, तो अभी 5 विभाग और 16 विषय जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए। इसके अलावा देखिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। आपको आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे अपन, तो उसमें पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 280 आता है। इसके अंदर अनुच्छेद 280 में क्या है? केंद्रीय वित्त आयोग, CFC, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। और जो राज्य वित्त आयोग है, इसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 I और 243 Y में। ठीक है, 280 में है CFC और यानी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग, जो प्रति 5 वर्ष से गठित होता है। और अभी जो है ना राजस्थान में जो है वो है अपना 243 I और Y, ये दोनों, ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। आप अनुच्छेदों को याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अभी तक जो है वो राजस्थान में तो 6ठा जो है वो चल रहा है। राजस्थान में 6 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। 6ठा जो वित्त आयोग गठन किया गया है, उनके अध्यक्ष हैं, आप नाम याद रखें, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। 3 मेंबर हैं टोटल, एक अशोक लाहोटी और एक जो है वो लक्ष्मण सिंह रावत। टोटल मिलाकर इसमें जो है वो कुल 6 अभी तक गठित किए जा चुके हैं। इसके अलावा अपन इधर आते हैं, तो जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। केंद्र में भी 15वां चल रहा है और राजस्थान में 6ठा चल रहा है। यह है 15वां वित्त आयोग। इसके जो अध्यक्ष है वो है NK सिंह, ये भी आप याद रखें। इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, 15वें के NK सिंह और इनके प्रद्युम्न सिंह। और 24 अप्रैल 2010, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और जो वीडियो मेंस है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। मैं जहाँ तक मुझे लगता है पक्का जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और वो कब से शुरू किया गया, तो 24 अप्रैल 2010 से ये है शुरू किया गया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये कब से शुरू किया गया, तो ये जो है वो अपना 24 अप्रैल 2010 से पहली बार इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट अपन चलते हैं राजीविका। देखो राजीविका जो एक योजना चलती है, ये जो राजीविका योजना है, इस राजीविका योजना के माध्यम से जो ग्राम पंचायत हैं उनमें महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, और इन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ के उनको आर्थिक दृष्टि से सशक्त किया जाता है। महिलाओं को क्या किया जाता है? आर्थिक रूप से उनको क्या किया जाता है? मजबूत, ताकि उनको पैसे के लिए पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़े, और वो घर का काम करने के साथ साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियां करें, ताकि उनके पास कुछ पैसे आते रहे, वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो। और इसी को आधार बन के ग्रामीण क्षेत्रों में राजीविका के माध्यम से SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं के बनाए जाते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह है, वो SSG का गठन किया जाता
है। अब देखिए ये जो एसएसजी बनाए जाते हैं उनमें सभी वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहली फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इसमें सभी वर्ग की महिलाएं सम्मिलित होती है। इन समूह को रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये प्रति समूह 3 महीने बाद एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 75,000 रुपये प्रति समूह 6 महीने बाद आजीविका संवर्धन के लिए दिया जाता है। यानी जो धंधा वो करेंगी, जो काम वो करेंगी, उस काम के लिए उन्हें 3 महीने के बाद में, उनको 3 माह के बाद तो दिए जाते हैं 15,000 रुपये उस समूह को, और 6 महीने के बाद उसको दिए जाते हैं 75,000 रुपये। ये 15,000 तो रिवॉल्विंग फंड के रूप में दिया जाता है, और ये देता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ताकि वो उसको खर्च करके जो कार्य उनको करना है उसके वो उपकरण खरीद सके और उन उपकरणों के माध्यम से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सके। ये प्रारंभ में सरकार द्वारा सहायता कर दी जाती है। उसके बाद में सरकार क्या करती है कि 9 महीने के बाद में बैंक के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध करा। जो ग्रुप उनका जो एसएचजी बना हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको 9 महीने बाद में बैंक से ऋण दिला दिया जाता है, ताकि वो अपने धंधे को और ज़्यादा, पहले रिवॉल्विंग फंड 15,000 3 महीने के बाद में, फिर 6 महीने के बाद में 75,000 रुपये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, और 9 महीने बाद में बैंक से उनको लोन दिया जाता है। इसके माध्यम से महिलाएं जो है वो अलग अलग प्रकार के काम करके आवश्यकता और मांग के अनुसार अपने समय की गरीब महिलाओं को ऋण भी देता रहता है। अब ये क्या करता है कि ये जो समूह है, जो जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जैसे उस समय की कोई गरीब महिला है तो उसको वो ऋण भी देता है। इन महिलाओं को अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर योग्य उत्पादों का चयन एवं निर्माण किया जाता है। अब देखिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है अन्य संस्थाओं के माध्यम से, और उनको ट्रेंड करके और जो आवश्यक उत्पाद हैं उनका चयन किया जाता है, और फिर उनके निर्माण का कार्य किया जाता है। इनको विक्रय करके, इन उत्पादों को बेचकर राज्य में जिला मुख्यालय पर मॉल, सरस मेले, ऑनलाइन मार्केटिंग, विक्रय हेतु प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध। देखिए सरकार के द्वारा उनको ट्रेंड किया जाता है, पहले पैसा दिया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको माल का चयन किया जाता है, फिर उनका प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन के बाद में उनको विक्रय के लिए जिला मुख्यालय पर मॉल स्थापित किया जाता है जिनमें उनके उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा सरस मेले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, और इन सब के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में संवाद कार्यक्रम, देखिए कुछ जिलों में सरकार के द्वारा इनोवेशन करते हुए संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो ये थी अपनी आजीविका। तो ठीक है दोस्तों, आप बाकी हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आप जो है वो ये सुजस का ये जो अंक है इसको आप विशेष रूप से देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम जो है वो लगातार इस पे बने रहेंगे, और जो आरएस का जो मुख्य जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, उसको हम टारगेट करके चलेंगे। तो मुझे ये आशा है कि हम जो है वो प्री एग्ज़ाम तक प्रत्येक चीज़ जो जहाँ से आ रही है, जहाँ से आरपीएससी उठाती है, उसको अपन बिल्कुल उस तक पहुँच बनाएंगे, और आपकी सफलता इसमें सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।